students, I hope you all are home and safe. We are starting with the new topic surface chemistry. ठीक है, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, हम एक इंक की बॉटल लेते हैं और उसके अंदर एक चौक डिप कर लेते हैं. ठीक है, तो यू टेक आउट द चौक. चौक कैसे दिखती है? लेट्स से ब्लू इंक थी तो ब्लू कलर की दिखेगी. तो आप उस चौक को तोड़ो. ठीक है, तो जब आप उस चौक को तोड़ोगे आपको कैसे दिखेगा? ये उसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये ब्लू कलर का होएगा और अंदर से चौक आपको वाइट दिखेगी. ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि इस चौक में जो आपकी इंक का कलर था, जो डाई थी, वो कहाँ पे जाके अटैच हो गई है? आउटर सरफेस पे. ठीक है, तो जब कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं और उसके अंदर नहीं घुसते. ठीक है, सो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे और बल्क के अंदर नहीं जाते, उस फिनोमिना को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, जब मैंने चॉक को इंक पॉट में डाला और उसको निकाला और तोड़ के देखा तो जो उसकी सरफेस थी, जो बाहर वाली तह थी, उस पे कलर जो डाई थी उसके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए थे. सो बेसिकली क्या हुआ था उसमें? एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसी एग्जाम्पल के साथ हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें हम बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम एड्सॉर्प्शन और फिर हम एड्सॉर्प्शन की मदद से पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक कैटालिसिस. ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, so in this video we are going to cover the concept of absorption. ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि चैप्टर का नाम तो सरफेस केमिस्ट्री है, तो इस सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली किसी भी चीज की तह पे, उसकी सरफेस पे जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं, जो भी फोर्सेस का इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, राइट. अब आप पूछो सरफेस क्या है? जैसे दिस इज सॉलिड और यहाँ पे हवा है, तो जो इनके बीच का इंटरफेस है, ये क्या है? ये इसकी सरफेस है. ठीक है, सो इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स इज सरफेस. और इसकी सरफेस पे क्या फिनोमेना चल रहा है, उसकी स्टडी को हम कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, एड्सॉर्प्शन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एड्सॉर्प्शन भी एक सरफेस फिनोमेना है. ठीक है, क्लियर है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम देखते हैं कि कोल माइंस वगैरह में या कहीं भी, ठीक है, जैसे कहीं पे वॉर चल रही है, टीयर गैस वगैरह पुलिस ने फेंकी, या अगर मॉब को डिसोसिएट करने के लिए, तो वहाँ लोगों ने गैस मास्क पहने होते हैं. ठीक है, या कोई बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल केमिकल प्रोसेसेस हैं, वहाँ भी लोगों ने गैस मास्क पहने होते हैं. ठीक है, तो ये गैस मास्क क्या करते हैं? इन गैस मास्क के अंदर क्या होता है? चारकोल के टुकड़े होते हैं. ये जो चारकोल है ये कैसा होता है? इट इज हाईली पोरस. पोरस मतलब इसके सरफेस पे काफी छेद होते हैं और इनके स्पोर्स पे, चारकोल के स्पोर्स के ऊपर जो पॉइजनस गैसेस हैं वो आके बैठ जाती हैं. दैट इज द पॉइजनस गैसेस गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. तो हम जो ब्रीद इन करते हैं वो साफ हवा होती है, क्योंकि जो पॉइजनस गैसेस थी वो कहाँ रह गई? वो चारकोल पे रह गई. ठीक है, सो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस बाय द चारकोल. ठीक है, तो पॉइजनस गैसेस की क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन. ठीक है, राइट. सो इन दिस केस
चारकोल मतलब जिसकी सरफेस थी जिस पे जाके एड्जॉर्प्शन हुई, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज या जो मॉलिक्यूल्स जाके बैठे, जो पॉइजनस गैसेस हैं वो क्या हो गई, एडजॉर्बेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम जब चीनी बनाते हैं तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है ओरिजिनली इट इज कलर्ड, ठीक है, उसका ब्राउनिश सा कलर होता है, बट आप जो चीनी खाते हो वो वाइट कलर की है, राइट। तो शुगर सॉल्यूशन को किस पे पास किया जाता है, एनिमल चारकोल, ऐसे नीचे उसके बेड्स होते हैं उनको बिछाया होता है और उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन पास किया जाता है, तो वो एनिमल चारकोल जो है वो सारा कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाता है, कलरलेस, ठीक है, जिससे आपकी चीनी जो है आपको वाइट क्रिस्टलाइन शुगर दिखती है, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, इट इज द फिनोमेना इन विच द molecules get attached on the surface and not in the bulk, ठीक है। और आपके समझने के लिए बेसिकली एब्जॉर्प्शन अगर आप कहो ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है, तो वो क्या हुई, एडजॉर्प्शन, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टर्म, दैट टर्म इज डीजॉर्प्शन। अब डीजॉर्प्शन क्या है, डीजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का उल्टा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं एक चारकोल ले लेती हूँ और उसके ऊपर ये गैसेस बैठी हुई थी, ठीक है, अगर मैं इनको हीट करूंगी, अब एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कैसे हुई है, सिंपली बिकॉज ऑफ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द चारकोल। अब अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स, दे गेट काइनेटिक एनर्जी, दे गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे लीव द सरफेस ऑफ चारकोल। तो एड्जॉर्प्शन का उल्टा हो गया, एड्जॉर्प्शन मतलब चारकोल पे गैस मॉलिक्यूल का बैठना, और डीजॉर्प्शन इज रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, दैट इज एड्जॉर्बेंट की सरफेस से एड्जॉर्बेट का उड़ जाना, ठीक है। सो दैट इज डीजॉर्प्शन, दैट इज द रिलीज ऑफ एड्जॉर्बेट from the surface of the adsorbent, ठीक है, क्लियर है। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। प्लीज डोंट राइट कि यहाँ बी और डी का फर्क है, ठीक है, ऑन द लाइटर साइड। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से पढ़ते हैं हम। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, बिना पानी के एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, और उसको एक ऐसे जार में रखते हैं जिसमें मॉइस्चर है, ठीक है, राइट। सो देयर इज मॉइस्चर, टू बी वेरी प्रिसाइज, इन अ वेसल, राइट। तो क्या होएगा, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये सारा H2O जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो यू विल हैव
द मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड थ्रू आउट कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिलिका जेल लेती हूँ, ठीक है, सिलिका जेल का एग्जांपल, अगर आप कोई थर्मस वगैरह या कोई प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स लाते हो या कोई स्टील के वेसल्स लाते हो, आपने देखा होगा उसमें एक छोटा सा पाउच पड़ा होता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन में भी एक छोटा सा पाउच पड़ा होता है, दैट इज बेसिकली सिलिका जेल। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, जिससे उसमें सीलन नहीं आती। ठीक है, राइट। तो अब अगर सिलिका जेल हमने इस जगह पे रखा था, तो यू विल सी जो सिलिका जेल है उसके सरफेस पे जाके वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स of the substance, ठीक है, are absorbed, that is they are present uniformly throughout the bulk। ठीक है, और एब्जॉर्बेंट में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, और वो है क्या, यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट, आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सरफेस। ठीक है, नेग्लिजिबल एट द बल्क। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई चीज पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली अंदर तक चली गई है, तो ये क्या है, इट इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, और ये क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी स्पीड पे, जो रेट है इसका, द स्पीड विद विच द थिंग्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, AB, एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पे शुरू में जब एब्जॉर्प्शन शुरू होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सरफेस ऑक्यूपाई होती जा रही है, तो और जो गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको कम जगह मिलती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे रेट क्या होएगा, रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं उनकी सरफेस पे एक सिंगल लेयर बनेगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सॉर्प्शन, SORPTION, sorption। Now what is sorption? Sorption is जब दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, that is absorption and absorption are taking place simultaneously, तो उसको हम क्या कहते हैं, sorption। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, वापस उस चॉक एंड इंक के एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम चॉक को तोड़ते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पे इसके सरफेस पे ब्लू कलर दिखता है और अंदर चॉक वाइट ही दिखती है। ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली हियर इज कि इस एग्जाम्पल में दोनों चीजें हुई हैं, दैट इज जो इंक का कलर वाला पोर्शन था उसकी क्या हुई, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और जो इंक का
सॉल्वेंट था वो अंदर की तरफ पूरे बल्क में चला गया और उसकी क्या हुई, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, so it is a classic example where both the things are happening, that is the color is getting absorbed at the surface whereas the solvent जो है वो throughout absorb हो गया है। so this is an example of absorption। ठीक है, so next we study positive and negative absorption। ठीक है, so the next is positive and negative absorption। ठीक है, so positive absorption, what is positive absorption? positive absorption is जो हम अपनी यूजुअली एक एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, that is the concentration of the molecules is more on the surface and either absent or negligible in the bulk, so that is positive absorption, that is concentration of the molecule, that is the adsorbate here, जिसको हम क्या कहते हैं, adsorbate। कहाँ पे ज्यादा है, is more on the surface and lesser or negligible in the bulk। ठीक है, और what is negative? although it's a rare phenomena, negative adsorption क्या होती है, negative adsorption that is the concentration of the adsorbate, ठीक है, is more in the bulk and lesser on the surface। ठीक है, so this is an example of negative adsorption। ठीक है, so अब एक एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड को ब्लड चारकोल के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, ब्लड चारकोल में पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और जब हम डाइल्यूट KCl को ब्लड चारकोल के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सो यू हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ adsorption। ठीक है, so now we know that adsorption जो है it's a exothermic reaction। ठीक है, इसके काफी सारे तरफ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसको थर्मोडायनेमिक्स की तरफ से देखते हैं, that is delta G is delta H minus T delta S। ठीक है, एज पर थर्मोडायनेमिक्स कोई भी रिएक्शन तभी फिजिबल होता है जब डेल्टा G इज नेगेटिव। ठीक है, सो डेल्टा G हैज टू बी नेगेटिव। नाउ जब कोई गैसेस आपके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आके बैठ जाती हैं तो उनकी रैंडमनेस, उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, जब कोई गैस आके सरफेस पे बैठी, ठीक है, दैट मीन्स जो उसकी एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है वो कम हो गई, दैट इज डेल्टा एस हैज बिकम नेगेटिव। ठीक है, राइट, तो हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, फिर से ये इक्वेशन लिख लेते हैं। राइट, आपको ये माइनस चाहिए, सो व्हाट इज गिवन इज दैट डेल्टा एस इज नेगेटिव। ठीक है, राइट, और यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आंसर माइनस आए, तो यहाँ फिर डाल के देखते
दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नो. माइनस माइनस इज प्लस. अब एक प्लस है और यहाँ पे आपको पता नहीं क्या है और ये माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस में तभी आ सकता है. नंबर वन, इफ दिस थिंग इज माइनस, बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस, बट साइन पे माइनस कब आएगा? अगर यहाँ पे प्लस हुआ, अगर आपकी एंथैल्पी प्लस होती है तो प्लस 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 हो जाएगा और डेल्टा जी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी. क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? प्लस प्लस प्लस. तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है. ठीक है, तो अगर आपका डेल्टा एच इज नेगेटिव तो माइनस प्लस है तो माइनस, लेकिन डेल्टा जी का साइन जो है वो कब नेगेटिव होएगा? अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और दोनों में से बड़ी वाली टर्म है. सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव क्या होना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव. ठीक है, और अगर इसको दूसरी तरफ से देखें तो टी डेल्टा एस की टर्म डेल्टा एच से छोटी होनी चाहिए, विच इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर आप एड्सॉर्प्शन को थ्योरेटिकली वर्कआउट करो तो आपकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? इट इज द अमाउंट ऑफ heat evolved when 1 mole of adsorbate gets adsorbed on the surface of the एड्सॉर्बेंट. जब एक मोल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके बैठता है तो उस समय जो हीट एनर्जी या जो एनर्जी इवॉल्व होती है दैट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. और ये हमने थर्मोडायनेमिक्स की मदद से प्रूव किया कि आपका डेल्टा एच हाईली नेगेटिव है तभी आपका रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, नाउ अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि आपकी एड्सॉर्प्शन होती क्यों है. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड एड्सॉर्प्शन? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज द मैकेनिज्म behind adsorption? So what is the mechanism of adsorption? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे ये एक सोल्यूशन है या कोई सॉलिड है, हम यहाँ एक सोल्यूशन ले रहे हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स तो सोल्यूशन के बल्क में है, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हर तरफ से साथ वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट, सिमिलरली ये भी बल्क में है. इस मॉलिक्यूल को भी लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन सब तरफ से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है. सो दे आर इन अ बैलेंस्ड स्टेट. ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे हैं, इफ यू रिमेम्बर ये सेम डायग्राम आपने 11th में भी किया हुआ है. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे हैं इनको किसकी नेट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. आपको याद आया सरफेस टेंशन में किया था ये. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं इनको अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही है ताकि सरफेस पे रहे, क्योंकि द नेट फोर्स इज नॉर्मल डाउनवर्ड्स, इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो ऊपर रहने के लिए इनको काफी एनर्जी यूज करनी पड़ती है. ठीक है, तो अब अगर इसके पास यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल आया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये जो गैस मॉलिक्यूल है, राइट,
तो ये मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का या सोल्यूशन का या वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये इस गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चीजें होंगी, एक तो ये अनबैलेंस से बैलेंस स्टेट में आ जाएगा, जैसे वो नीचे डूब रहा था और उसको कोई मिल गया तो उसने ऊपर से उसको पकड़ लिया, ठीक है, जैसे उसको अपना लाइफ सेविंग एक सहारा मिल गया तो उसने उस मॉलिक्यूल से क्लिंग कर लिया, ठीक है। तो एक ये क्या हुआ, ये डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, ठीक है। तो इट हैज कम इन बैलेंस स्टेट एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इज व्हाई द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको मैकेनिज्म बिहाइंड एब्जॉर्प्शन से भी समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है वो एक बैलेंस स्टेट में है, लेकिन जो सरफेस पे हैं वो बेचारे अपनी त्रिशंकुओं की तरह टंगे हुए हैं, तो उनको जैसे ही कोई एब्जॉर्बेट मिलता है तो वो उसके साथ लटक जाते हैं और बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। Since there is a force of attraction between the adsorbate and absorbent, energy is given out. और दूसरा हमने इसको कैसे समझा, हमने थर्मोडायनेमिक्स गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझा। अब ये जो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट है, इसमें किस तरह के इंटरैक्शंस चल रहे हैं, उसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम वो देखते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि आप नोट कर सको। we'll go through each and everything written here, ठीक है। now depending कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट और जो उस पे चिपक गया एब्जॉर्बेट, उनके बीच में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। so depending on that there are two types of absorption, so you have physical and you have chemical absorption, ठीक है। so let's go through them। अगर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ एक बेसिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे गैस मास में जब चारकोल पड़ा होता है तो उस पर कोई भी गैस आके बैठ सकती है, ठीक है, तो दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। Whereas अगर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है, अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो दैट इज केमिजॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन। Okay, so now we come to the second point. Physical absorption is non-specific and chemical absorption is highly specific. इसका मतलब क्या है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में सिर्फ एक बेसिक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, नो फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो just like van der Waals force of attraction is not specific, it's a basic force of attraction between any two objects, तो इसलिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी स्पेसिफिक नहीं है। दैट इज अगर गैस मास्क में चारकोल का टुकड़ा है तो वो सिर्फ ए टाइप ऑफ गैस नहीं, वो हर किसी तरह की गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्लियर है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो हर एक चीज के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच आर फॉलोड फॉर केमिकल बॉन्डिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज स्पेसिफिक, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होना, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, तो जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका मैग्नीट्यूड काफी कम है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रीटी हाई। उसके बाद आ जाता है मोर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे क्या होएगा कि जो गैसेस एब्जॉर्ब हुई हैं सॉलिड या लिक्विड पे, they will gain kinetic energy and they will move away from the surface of absorbent, more at high temperature। क्यों? क्योंकि जो आप उसको जब आप हीट करोगे तो क्या होएगा, जो आपका एब्जॉर्बेट है
एंड एब्जॉर्बेंट है वो उस हीट को यूटिलाइज करेंगे एज एक्टिवेशन एनर्जी टू रीच द थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने पढ़ा है अपने कोलिजन थ्योरी में कि एक एनर्जी बैरियर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो इस हाई टेम्परेचर से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिवर्सिबल, क्योंकि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे ही आप प्रेशर रिमूव करोगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, सो इफ यू रिमूव द प्रेशर और इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होएगा, वो फिर से अलग हो जाएंगे, ठीक है। केमिकल में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफ इट इज अ irreversible chemical reaction then the chemical adsorption is irreversible, but अगर chemical reaction आपका reversible है, जो कुछ cases में होता है, तो then it will become reversible, ठीक है। उसके बाद है कि multiple layer formation, क्योंकि physical adsorption कैसे हो रही है कि कोई bond नहीं बनना adsorbate और adsorbent के बीच में, ठीक है, so it's a basic force of attraction। तो क्या होएगा कि जैसे ये एड्सॉर्बेंट है, आपकी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे है, तो इस पे मल्टीपल लेयर्स होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एड्सॉर्बेंट की इस पे मल्टीपल लेयर्स हो सकती है, इवन प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में देयर हैज टू बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो उस रिएक्शन को अचीव करने के लिए रिएक्टेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो बैरियर क्रॉस करना है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज प्रीटी हाई, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, सिमिलरली हियर आल्सो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। नाउ यू कैन सी दोनों में ये पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू आई मीन बाय द नेचर ऑफ द गैस हियर। अगर आपका गैस एड्सॉर्बेट है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन उन गैसेस की ज्यादा होएंगी जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, राइट, एज कंपेयर टू केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होएगा, वो गैसेस, वो पर्टिकुलर गैसेस जो आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, वो केमिकल एड्सॉर्प्शन करेंगी। जैसे इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, सॉरी, आपके हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, उनको केमिकल एड्सॉर्प्शन कराना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट, तो उनको एड्सॉर्प्शन कौन सी हो सकती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, दिस एग्जांपल इज शोइंग कि बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों हो सकती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस जो है वो 83 केल्विन पे फिजी एब्जॉर्ब हो जाती है आयरन की सरफेस पे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन एट 83 केल्विन, और इतनी लो टेम्परेचर के ऊपर द बेसिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और रूम टेम्परेचर पे आते हैं, तो नाइट्रोजन गैस ने जो काफी एनर्जी गेन कर ली है और अब वो डिसॉल्व हो रही है, तो अब वो आयरन की सरफेस वर्चुअली छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊं और 773 केल्विन तक जब टेम्परेचर चले जाता है, तो वंस अगेन नाइट्रोजन गैस गेट्स एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, और इस समय कौन सी एड्सॉर्प्शन होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयरन एट सच हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो यह बहुत ध्यान से नोट कीजिए, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको आराम से नोट कीजिए। इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आता, सो प्लीज लेट मी नो देन, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। So next topic is what are the factors which are affecting adsorption of gases on solids, ठीक है। नंबर वन, नेचर ऑफ द गैस, ये हमने अभी पढ़ा कि जो गैस जो इजीली लिक्विफाइबल है, ठीक है। इजीली लिक्विफाइबल गैस क्या होती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है। इफ यू रिमेम्बर हमने 11th में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि
कि अगर एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट किया था तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर उसके अबव विच द गैस विल नेवर लिक्विफाई, ठीक है, चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी, और जितनी आसानी से लिक्विफाई होंगी उतनी ज़्यादा या उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। सो लिक्विफाई, तो अगर लिक्विफाइड इजीली विल गेट एब्जॉर्ब मोर इजीली, ठीक है। सो नेचर ऑफ सॉलिड या एब्जॉर्बेंट, अब एब्जॉर्बेंट जो है अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। आपने फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में पढ़ा कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है उतनी ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स उस पर आके बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड आप सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हो, बाय फाइनली डिवाइडिंग इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप उसके स्मॉलर पीसेस बना दो, ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद है एक्टिवेटेड हो, अगर एक्टिवेटेड हो मतलब जो आपका सॉलिड है जो एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, मतलब वो उसमें जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो आप बढ़ा दो। और कैसे एक्टिवेट करोगे, नंबर 1 जैसे अभी हमने किया, बाय फाइनली डिवाइडिंग इट, ठीक है, राइट, मीन्स द सेम ओनली। इसमें और एक पॉइंट आ जाता है, अगर जैसे चारकोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, जैसे गैस मास्क में एक चारकोल है और उस पर काफी सारी पॉइजनस गैसेस बैठ गई, कैन इट बी रीयूज्ड, यस इट कैन बी रीयूज्ड। कैसे, हम उसको कैसे साफ करेंगे, अगर हम उस पर सुपर हीटेड स्टीम उसके ऊपर से पास करें या उसको वैक्यूम में हीट करें एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो क्या होएगा, जो उसकी गैसेस हैं, जो उस पर पॉइजनस गैसेस बैठी हुई थी वो डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके पोर्स जो हैं वो साफ हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल बी रेडी फॉर फ्रेश एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है एक्टिवेशन का, कि मेटल्स जो है स्पेशली उनकी सरफेस को अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते मेटल्स को, तो उसकी सरफेस को आप रफ बना सकते हो कुछ रब करके, ठीक है, या आप उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो और उसकी सरफेस को अनइवन बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइनली डिवाइड और यू क्लीन और यू मेक इट रफ, ठीक है, अ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, जिससे वो एक्टिवेटेड रहेगा, मतलब वो फटाफट तैयार हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का फटाफट अभी हमने पढ़ा था फिजिकल केमिकल में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन का आइसोबार बनाती हूँ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर चेंज करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, एक्सो वाले आगे समझाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ठीक है, एज एंड व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसे जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में द एब्जॉर्बेट gases are going to gain kinetic energy and they will dissolve, they will move away from the surface। पर अगर हम chemical absorption देखेंगे तो शुरू में अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, क्योंकि शुरू में वो हीट किस लिए यूज करेगा, एज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड सब्सिक्वेंटली एट वेरी हाई टेम्परेचर द नेचर ऑफ the reaction with temperature is going to change। तो शुरू में जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो टेम्परेचर यूज हो जाएगा एज एक्टिवेशन एनर्जी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फर्दर जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द टू आइसोबार्स फॉर फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल,
तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी, ठीक है, सो स्पेशली इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, व्हेन आई इंक्रीज द प्रेशर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, बट नॉट केमिकल, क्योंकि केमिकल में बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है. सो इन केस ऑफ प्रेशर इट इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन pressure. ठीक है, so take away very important, how to activate a adsorbent is very important question जो इसमें से आ सकता है. और ये दोनों आइसोबार्स हैं फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So next we are going to study adsorption isotherms. ठीक है, iso means same, therm means temperature. So what is an adsorption isotherm? Basically it's a graphical representation which gives you the relationship between the amount of substance adsorbed and pressure जब temperature constant है. तो वो आपको किसकी relationship बता रहा है कि कितना substance adsorbed हुआ जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए. ठीक है, सो दिस ग्राफ हियर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रेशर है और वाई एक्सिस पे क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड. ठीक है, इसमें x क्या है, इट इज द मास ऑफ द एब्सॉर्बेट जो एब्सॉर्ब हो गया, and m is the mass of the adsorbent. ठीक है, so x over m क्या दे देगा, it will give you the amount of substance adsorbed. ठीक है, right. और यहाँ पे क्या पता लग रहा है आपको, this graph is basically telling you कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब कम हो जाता है. जैसे हम कोई एक लेट्स से प्रेशर ले लेते हैं, लेट्स से प्रेशर P1, तो 195 केल्विन पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब था, लेट्स से दिस वाज A. ठीक है, इतना था. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करके 244 केल्विन कर दिया तो अब ये A डैश, तो ये इतना हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब कम हो गया. जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया 273 कर दिया तो उसी सेम प्रेशर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब देखो और कम हो गया. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज बेसिकली टेलिंग यू जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब जो है एट अ गिवन प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं इस ग्राफ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. हम यहाँ y एक्सिस पे ले लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब और x एक्सिस पे ले लेते हैं प्रेशर. ठीक है, सो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जहाँ पे जब प्रेशर 0 था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड इज 0. सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ठीक है, so I can divide this in the first zone and then second and then third. ठीक है, तो जब आप इसकी स्टेज 1 देख रहे हो तो उसमें क्या है, लो प्रेशर है, अभी प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है. तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब शुरू में बड़ा ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि सरफेस खाली थी. सो x over m is directly proportional to p और x over m is equal to kp, जहाँ k is a constant. ठीक है, so k यहाँ पे constant value है, right. और k किस पे डिपेंड करता है, k depends upon the nature of the adsorbate and adsorbent at a given temperature. ठीक है, उसके बाद एक बार हम पहले स्टेज 3 पे आ जाते हैं. ठीक है, आप देख रहे हो कि जब मैंने प्रेशर इस पॉइंट के बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड जब प्रेशर बढ़ाया तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ तो रहा है लेकिन उतना
सब्सटेंस एब्जॉर्ब बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, दैट इज प्रेशर का इंक्रीज ज्यादा है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब का इंक्रीज कम है। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अब इसके बियॉन्ड जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू, दिस प्रेशर इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर, दैट इज इसके बियॉन्ड इफ आई इंक्रीज द प्रेशर देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब will not depend on pressure, it will be independent of pressure, क्योंकि उसके आसपास सरफेस इतनी भर चुकी है कि आप कितना भी जोर लगा लो वो और गैस नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और x over m equals to k p। ठीक है, k p नॉट, और p नॉट आपको पता है क्या है 1, so x over m is going to be equal to k, that is amount of substance absorbed is going to become independent of pressure after this pressure, this is known as saturation pressure। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी स्टेज 2 पे। ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको एंड में करा रही हूँ यहाँ। ठीक है, स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 इज मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, और स्टेज 2 में आपको फ्रेंडलिक ने फ्रेंडलिक ने स्टेज 2 बहुत डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, स्टेज 2 क्या कहती है? द इंक्रीज इन प्रेशर इज मोर देन द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, सो x over m is proportional to p to the power 1 by n, or which implies x over m is equal to k p to the power 1 by n, जहाँ k और n दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट at that particular pressure। ठीक है, सॉरी at that particular temperature। ठीक है, सो अब हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगी? log of x over m is going to be log k plus 1 by n log p। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? हम इसको स्लोप की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ आपका c हो गया और ये हो गया आपका mx। ठीक है, सो हम ग्राफ जब बनाएंगे फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का तो x एक्सिस में p की जगह क्या होएगा? log p, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा? log of x by m। ठीक है, नाउ इफ यू सी इट हैज अ y इंटरसेप्ट दैट इज log k, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स गोइंग टू बी log k, और स्लोप जो है पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप इज गोइंग टू बी 1 by n, सो दिस इज योर फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है। क्लियर है? सो कंटिन्यूइंग विद द फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, जो फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो प्रैक्टिकली आप सिर्फ मॉडरेट प्रेशर के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो उसमें n की वैल्यू है, n की वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो अगर आपका 1 by n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन वाज x over m equals to k p to the power 1 by n। तो अगर यहाँ 1 by n की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो इस केस में x over m क्या हो जाएगा? k p to the power 0।
और p टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो x ओवर m जो है इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जो आपके फ्रेंडलिक आइसोथर्म है इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये केस में क्या हो जाएगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और आपके फ्रेंडलिक के ग्राफ में क्या था, देयर वाज अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी 1/n की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, दैट इज 1 हो गई, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x ओवर m इज गोइंग टू बी इक्वल टू k p टू द पावर 1। तो ये क्या आपको बता रहा है कि x ओवर m इज गोइंग टू वेरी प्रोपोर्शनली विद प्रेशर, ठीक है, कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब बढ़ेगा, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट फ्रंटलिक, ठीक है। क्योंकि फ्रंटलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब जो है it increases, but the increase in pressure is more than the increase in amount of substance adsorbed, and that is what the graph of Freundlich adsorption isotherm shows। और वो जो सिचुएशन है वो सिर्फ मॉडरेट प्रेशर पे पॉसिबल है, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या होता है, ये वाली आपकी सिचुएशन आ जाती है, और हाई प्रेशर पे ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि लो प्रेशर में द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड वेरीज प्रोपोर्शनली टू द इंक्रीज इन प्रेशर, एंड हाई प्रेशर पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। So the next topic that I have written here is very important, absorption from solution phase, ठीक है। So basically what is this saying, it is saying कि आप एक, जैसे आप चारकोल है उसको आप एक सॉल्यूशन में डाल दो तो वो उसमें से सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो अ सॉलिड कैन एब्जॉर्ब अ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड और पानी के सॉल्यूशन को ले लें तो और उसके अंदर चारकोल फेरें तो वो चारकोल जो है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। या अगर हम एक लिटमस सॉल्यूशन में चारकोल फेरें तो उस चारकोल के फेरते ही उसमें जो लिटमस सॉल्यूशन है, चाहे वो रेड था चाहे वो ब्लू था, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब here I have written what are the key features of adsorption from solution phase। बिल्कुल exactly same है, normal adsorption जैसे है कि extent of adsorption will decrease with increase in temperature, जैसे physical adsorption में था। extent of adsorption will increase with increase in surface area, ये भी same है, ठीक है। extent of adsorption will depend on the concentration of solute। it means कि अगर ज़्यादा concentrated solution होएगा तो एब्जॉर्प्शन के जो इंस्टेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। That is, and next is extent of adsorption depends on the nature of the adsorbate and the adsorbent, ठीक है। So ये वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। सो इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, वेरी इजी। जब आप किसी चीज़ से वैक्यूम पंप से वैक्यूम हवा निकाल लेते हो फिर भी थोड़ी सी गैस रह जाती है तो हम उसमें सूटेबल एब्जॉर्बेंट्स डाल के वो बची खुची गैस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन इज गैस मास्क, के हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि हम गैस मास्क में क्या रखते हैं, चारकोल के टुकड़े और पॉइजनस गैसेस उस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। देन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कहीं आपने मॉइस्चर कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है तो आप वहाँ सिलिका जेल वगैरह रख सकते हो और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, ये
क्या है, ये हमने पढ़ा था कि शुगर सॉल्यूशन ओरिजिनली कलर्ड होता है, तो हम जब उसको एनिमल चारकोल के थ्रू पास करते हैं वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, राइट। एंड देन हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, क्योंकि अगर एक सॉलिड के सरफेस पे गैसेस आके बैठ गई तो आपस में वो जल्दी रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वो क्लोज आ जाएंगे, उनकी प्रॉक्सिमिटी या उनका क्लोजनेस बढ़ जाएगी, तो अफेक्टिव कोलिजन्स होने की या उनके आपस में रिएक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, अब जैसे इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, अब उनको आप सेपरेट करना है तो आप केमिकल मेथड तो यूज नहीं कर सकते, बट क्योंकि इनका साइज और मास अलग होता है तो इनकी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उनका एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग होएगा, तो हम उस एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना को यूज करके इनर्ट गैसेस को एट डिफरेंट टेम्परेचर्स अलग कर सकते हैं, ठीक है। देन क्योरिंग डिजीजेस, डिजीजेस को कैसे क्योर करता है, कुछ हम ऐसी मेडिसिन्स भी बनाते हैं जो जर्म्स के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जर्म्स को मार देती हैं, जिससे आप ठीक हो जाते हो, ठीक है। देन इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये आप बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे मेटलर्जी के चैप्टर में, कि जब आप सल्फाइड ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, दैट इज जब आप सल्फाइड ओर को क्लीन करते हो तो आप फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हो, क्योंकि सल्फाइड ओर की जो एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे जो है मेटल्स और मेटल के कंपाउंड से अलग होती हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर जो है इट हैज वेटिंग प्रॉपर्टीज विद पाइन ऑयल, तो ये पाइन ऑयल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी में नहीं घुला रहता, ठीक है, तो इसमें से सिलिका की इम्प्योरिटीज जो है वो अलग हो जाती है। देन इज क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी आपने लैब में किया होगा, जैसे अगर मैंने एक पर्टिकुलर डाई है और उसमें मुझे बताना है कि कौन से 3 कलर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक क्रोमैटोग्राफिक कॉलम में डाल देंगे या एक फिल्टर पेपर पे उसकी इंक की ड्रॉप डाल के उसको हल्के से पानी में फिल्टर पेपर को रख देंगे, तो डिफरेंट कलर्स का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग होता है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि वो जो डाई है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, ठीक है, राइट। एंड देन यू हैव एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, मतलब जो अगर आपको 2 डिफरेंट केमिकल्स दिए हुए हैं, लैब में बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन सा केमिकल है, तो दोनों कंपाउंड्स के आप रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे भी आप किसी केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू हैव डाइंग ऑफ क्लॉथ, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज स्पेशली यूज्ड कि जब हर एक कपड़े पे रंग ठीक से नहीं चढ़ता तो वो क्या करते हैं, वो उसको एक सूटेबल केमिकल होता है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उस केमिकल से कपड़े को ट्रीट किया जाता है, जिनको हम उस केमिकल को क्या कहते हैं, मॉर्डेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कपड़े के साथ एक लेयर बना लेते हैं। फर्दर अब इस केमिकली ट्रीटेड कपड़े को हम डाई में डालते हैं, तो इन मॉर्डेंट्स के ऊपर क्या होता है, वो जो कलर्स हैं या डाई है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, देयर इज अ केमिकल एब्जॉर्प्शन व्हिच इज परमानेंट। तो जो कपड़ा नॉर्मल डाई से कलर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको मॉर्डेंट से ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको डाई से या सूटेबल कलर से ट्रीट करते हैं और मॉर्डेंट्स के साथ उस डाई की केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एंड दैट इज हाउ यू डाई अ क्लॉथ केमिकली, ठीक है। So in today's video lecture we talked about this topic, adsorption. In the next video, the second video of this chapter, we are going to talk about catalysis. Meanwhile, go through this very carefully and make notes.